नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। तो आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत का दूसरा टॉपिक दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं इस वीडियो को देखा तो प्लीज़ जाकर देख ले। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। चलिए हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत के बारे में। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 तक इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने शासन किया, जिसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, जिसमें पहला है गुलाम वंश 1206 से 1290, दूसरा खिलजी वंश 1290 से 1320, तीसरा तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, उसके बाद लोधी वंश 1451 से 1526। तो चलिए आगे पढ़ते गुलाम वंश के बारे में। 1206 से 1290। अब इस वंश को गुलाम वंश क्यों कहते हैं? तो इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसलिए इस वंश को दास वंश या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान इसे ममलूक वंश का नाम देते हैं, जिसका अर्थ है स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। आइए देखते गुलाम वंश में कौन कौन है। तो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद, शमसुद्दीन क्युमर्स जो अंतिम राजा था। तो हमें सब के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन एक ओवरव्यू के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें इंपॉर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। तो चलिए अब कुतुबुद्दीन ऐबक का हम कुछ जानें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसी को ही दिल्ली गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गोरी ने भारत में लूटपाट करके वापस अफगान गया तो उसने भारत में अपने दासों को नियुक्त किया, जो भारत में उसके नाम से शासन करे। चलिए राज्यारोहण देखते हैं। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण लाहौर में हुआ। उसने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया। जब यह स्वतंत्र शासक बना तब यह दासता से मुक्त नहीं था, इसलिए इतने सुल्तान की उपाधिधारी नहीं की, बल्कि मलिक और सिपहसालार की उपाधियों के साथ शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ उपाधियां देख ले। तो इसे लखता या लाखबख्श कहा जाता था, इसे हातिम ताई, कुरान ख्वा और ऐबक के कुछ दरबारी विद्वान थे, जिसमें हसन निजामी, फक मुदब्बिर। चलिए उसके कुछ निर्माण कला पर भी नजर डालें। तो कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। इसके लिए आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। कुतुब मीनार के 2 मंजिलों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, जबकि शेष 3 मंजिलों को इल्तुतमिश ने पूरा किया। और इस मीनार के शीर्ष पर बिजली गिर जाने के कारण इसके शीर्ष का पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। इन्होंने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि राजस्थान में है। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान का खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो कौन सा खेल खेल रहा था? चौगान का खेल, जिसमें घोड़ा से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। घोड़ा इसी पर चढ़ गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया है, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसने केवल 8 महीनों तक शासन किया। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन गया। चलिए अब कुछ इल्तुतमिश के बारे में देखें। तो इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236। आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद इल्तुतमिश अगला शासक बना,
यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने जलालुद्दीन मांग बरनी पर आक्रमण किया था, तब जलालुद्दीन मांग बरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, तो इसने शरण देने से मना कर दिया और चंगेज खां के आक्रमण से अपनी रक्षा की। चलिए कुछ और इल्तुतमिश के बारे में जाने। तो इसने सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंग इक्ता, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया। तो इक्ता प्रणाली क्या थी? तो धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। सेना, इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसे तुर्क ए चहलमानी या दल चलीसा के नाम से जाना जाता था। इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित सिक्के, टंका यह चांदी का सिक्का था और जीतल यह तांबे का सिक्का था। इसमें 1:48 का अनुपात था। इल्तुतमिश की कुछ प्रमुख विजयें देखें तो 1215 ईस्वी तराइन के तृतीय युद्ध में ताजुद्दीन एल्दौज को पराजित किया। 1217 में मंसूरा के युद्ध में नासरुद्दीन खुबाचा को पराजित किया। 1226 ईस्वी में बंगाल विजय की यहाँ के शासक गयासुद्दीन को पराजित किया। 1227 ईस्वी सिंध एवं मुल्तान विजय नसरुद्दीन खुबाचा को पराजित किया। 1226 से 1231 तक राजपूतों पर विजय। 1235 पंजाब के खोखरों पर विजय। और कुछ, इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को चलाया। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को शासक न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया, जो कि इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था। रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन मस्जिद के आगे जनता के बीच पहुंची और न्याय की मांग की, तो जनता के हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बनी। चलिए रजिया पर एक दृष्टि डालते हैं। तो रजिया दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला सुल्तान थी। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को प्रोन्नत करके अमीर ए आखूर यानी अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। तुर्की अमीरों ने रजिया का जमालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध का अफवाह फैलाया। रजिया तबर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हुई और अंततः दोनों ने विवाह कर लिया। 1240 में कैथल के निकट रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। चलिए इल्तुतमिश के कुछ उत्तराधिकारी देखें। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक बना। यह धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। यह कुरान की प्रतियां लिखा करता था और टोपी सिलकर और कुरान की प्रतियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। इसने बलबन को अपना वजीर बनाया और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद शाह से कर दिया और नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ही अगला शासक बना। अब चलिए बलबन पर देखें। बलबन का शासनकाल 1266 से 1286। बलबन ईरान का रहने वाला था और उसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया। इसने ईरानी त्यौहार नवरोज को मनाना शुरू किया और इसने दरबार में सजदा और पैबोस की परंपरा प्रारंभ की। इसने अपने आप को पृथ्वी पर नियावत एक खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले अल्लाह यानी ईश्वर की छाया बताया। इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई अर्थात आक्रमण की नीति को अपनाया। बलबन ने दल चालीसा को समाप्त कर दिया। बलबन के बाद अगला शासक कैकुबार बना, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स बना, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में कर दी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगर कुछ कमी हो तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें।